रोमी ने कांपते हाथों से कब्र की मिट्टी को छुआ, जैसे अपनी बेटी के गाल पर हाथ रख रही हो। कुछ पल वह चुप रही, आंखों से आंसू बहते रहे। फिर वह धीमी आवाज में बोली, आयशा मेरी जान, तुम्हारी मम्मा आज हर बंधन से आज़ाद हो गई हैं। गहरी सांस लेते हुए वह बोली, मैंने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया है। वो इंसान ना मेरे लायक था, ना तुम्हारे। जो मोहब्बत, जो हिफाजत, जो इज्जत एक बाप का फ़र्ज होती है, उसने कभी निभाई ही नहीं। मैंने बहुत कुछ सहा, शायद सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन आज आज मैं उस जंजीर को तोड़ आई हूँ। रोमी की आवाज़ भर्राने लगी, तुम तो चली गई आयशा, और मैं तुम्हें बचा न सकी। माँ होकर भी मैं तुम्हारी रक्षक नहीं बन सकी, खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उसने दोनों हाथों से कब्र की मिट्टी को थाम लिया, जैसे अपनी बच्ची को गले लगाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आज मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा ने खुद को जीने का एक मौका दिया है। आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। मैं हर मर्द, हर दर्द, हर ताना, हर डर को पीछे छोड़ आई हूँ। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, तुम्हारी भी लड़ाई लड़ूंगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, शब्द जैसे हवा में बिखर रहे थे। ऊपर वाले से दुआ करना आयशा, तुम्हारी मम्मा को कामयाबी मिले। मैं जिस मकसद से निकली हूँ वो पूरा हो, ताकि किसी और बच्ची को वो दर्द ना सहना पड़े जो तुमने सहा। कोई और माँ यूं कब्र पर बैठकर अपनी बच्ची से माफ़ी ना मांगे। रोमी की आवाज़ अब रुंझ चुकी थी, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। वह सिसकने लगी, दोनों हाथ कब्र पर रखे, माथा झुका हुआ, जैसे उस मिट्टी में, उस बच्ची में वह अपनी पूरी जिंदगी तलाश रही हो। वक्त जैसे थम गया था और उस खामोशी में बस एक माँ की टूटी हुई आवाज़ गूंज रही थी। वह सदा जो शायद सिर्फ वही मिट्टी सुन रही थी, जिसके नीचे एक नन्ही सी रूह खामोशी से सो रही थी। ऑफिस के माहौल में खामोशी थी। रोमी अपने टेबल पर बैठी, निगाहें फाइल पर गड़ाए ध्यान से अध्ययन कर रही थी। सफ़ेद शर्ट पर हल्का क्रीम रंग का कोट, सलीके से बंधे बाल, आंखों के नीचे हल्की थकान का साया, मगर चेहरे पर हार मानने की कोई झलक नहीं थी। वह कभी नोट्स बना रही थी तो कभी लिखे हुए बिंदुओं पर निशान लगाती जा रही थी। तभी उसकी टेबल पर हल्की सी दस्तक हुई। वह चौंकी, सर उठाकर देखा, सामने मिस शमीम खड़ी थी। मंझली उम्र, सख्त मिजाज और पूरे ऑफिस में अपने रौब के लिए मशहूर। रोमी फौरन खड़ी हो गई। शमीम ने एक नज़र उस पर डाली और कड़क आवाज़ में पूछा, मैंने 2 घंटे पहले तुम्हें एक फ़ाइल दी थी, पढ़ ली? रोमी ने सांस लेकर नरमी से जवाब दिया, जी पढ़ ली है, मगर कुछ पेपर्स मिसिंग हैं। शमीम की भौहें चढ़ गईं, जितना पूछा उतना जवाब दो। रोमी एक पल को ठिठकी, फिर धीरे से बोली, जी फाइल का ज़्यादातर हिस्सा मैंने पूरा पढ़ लिया है। शमीम कुछ पल उसे गौर से देखती रही, फिर टेबल के पास आकर बोली, अब तुम्हें सर सफ़ीर खान के सामने जाना है। वो इस कंपनी के सीईओ हैं। बेहतर होगा कि अपने सवाल जवाब अच्छे से तैयार कर लो। उन्होंने आगे कहा, तुमने जो इंटरव्यू पास किया है वो एक बड़ी बात है, लेकिन असली मंजिल अभी दूर है। जब तक तुम सर सफ़ीर को संतोषजनक जवाब नहीं दोगी, तब तक तुम्हारी जगह पक्की नहीं होगी। रोमी ने हाथ में पकड़ी फाइल को कसकर थामा। थोड़ी घबराई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शमीम ने फाइल पर एक सरसरी निगाह डाली और कहा, याद रखो, ये कंपनी मेहनत से चलती है। यहाँ रहना है तो साबित करना होगा कि तुम सिर्फ हमदर्दी का लबादा ओढ़कर नहीं आई, बल्कि सच में काबिल हो। रोमी ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गई हूँ। शमीम के चेहरे पर एक पल को नरमी आई, तो जल्दी से नोट्स देख लो। सर सफ़ीर का मूड कब कैसा हो कोई नहीं जानता। रोमी ने हामी भरी और आंखों में थोड़ी उलझन और थोड़ा आत्मविश्वास लिए दोबारा फाइल पर ध्यान दिया। आधे घंटे बाद सर सफ़ीर खान का केबिन सादा मगर गरिमामय था। मोटे चमड़े की कुर्सी पर बैठे 30 साल के आसपास के उस आदमी की निगाहें फाइल पर जमी थीं। काले 3 पीस सूट में सजे, सलीके से संवरे बाल, हल्की दाढ़ी वाला वो शख्स बेहतरीन व्यक्तित्व का मालिक लग रहा था। कुछ पलों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, उसने बिना देखे कहा। दरवाज़ा खुला और रोमी अंदर आई। कदमों में हल्का सा लड़खड़ापन, मगर चेहरे पर गंभीरता। वह धीरे धीरे चलती हुई मेज़ के पास पहुंची, नज़रें झुकाकर बोली, सलाम वालेकुम सर। सफ़ीर ने एक नज़र उस पर डाली और नरमी से कहा, वालेकुम सलाम, बैठो। रोमी धीरे से बैठ गई। सफ़ीर ने फाइल बंद कर दी, उंगलियां आपस में फंसाकर बोला, नाम? रोमी इकबाल। वह धीमे से बोली, शिक्षा बैचलर्स इन फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स। और अनुभव? सर, ये मेरी पहली जॉब है। सफ़ीर ने सिर हिलाया। हमारी कंपनी फैशन डिज़ाइनिंग में नियमों का सख्ती से पालन होता है। और
क्रिएटिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तुम्हें जो फाइल दी गई है उसमें हमारी कुछ बेसिक पॉलिसीज और वर्किंग मॉडल थे। क्या तुमने पढ़े? जी सर, रोमी ने आत्मविश्वास से कहा। लगभग सभी बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। अच्छा बताओ, अगर कोई क्लाइंट डेडलाइन से पहले काम मांगता है और तुम्हारी टीम तैयार नहीं है तो क्या करोगी? रोमी ने थोड़ी देर सोचा और बोली, सर, मैं अपनी टीम के साथ बैठकर तुरंत योजना बनाऊंगी, शिफ्ट्स बांटूंगी ताकि कम समय में अच्छा परिणाम दिया जा सके। अगर वही क्लाइंट आखिरी वक्त में डिज़ाइन में बदलाव चाहता है और तुम्हारे आर्टिस्ट को आपत्ति है तब? रोमी थोड़ी घबराई मगर बोली, मैं क्लाइंट से वक्त मांगूंगी और आर्टिस्ट से बात करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करूंगी। सफ़ीर ने फिर सर झुकाया, फिर एक नया सवाल उछाल दिया, क्या तुम बता सकती हो कि असीमेट्रिकल बैलेंस और रिदमिक डिज़ाइन फ्लो में क्या फ़र्क है? रूमी के चेहरे पर उलझन दिखी। सर, वो शायद एक में असंतुलन की सुंदरता होती है और दूसरी में पुनरावृत्ति शायद। शफ़ीर के चेहरे पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आई। यहाँ क्रिएटिविटी में शायद की कोई जगह नहीं होती मिस रूमी। उसकी नज़रें झुक गईं और हाथों की पकड़ अपनी गोद में रखी उंगलियों पर कस गईं। अच्छा बताओ, अगर कोई क्लाइंट एडवर्टाइजिंग में मॉडर्न मिक्स मिनिमलिज्म की डिमांड करे तो तुम किस तकनीक से काम शुरू करोगी? इस बार रूमी चुप रही। उसने सिर उठाया, होंठ खुले लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। शफ़ीर खान ने फाइल बंद की, नज़र उठाकर रूमी की ओर देखा। उसकी कुर्सी की मुद्रा में सख्ती आ गई थी और उसका लहजा अब एकदम औपचारिक और ठंडा था, जो वो अक्सर इंटर्नशिप की शुरुआती असफल कैंडिडेट से बात करते समय अपनाता था। माफ़ कीजिए, लेकिन आप इस स्टेज पर फेल हो चुकी हैं। रूमी का दिल जैसे बैठ गया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वो चुपचाप उसे देखती रही। देखिए मैडम, अगर मेरी कंपनी में काम करना है तो पूरी मेहनत और तैयारी के साथ आना होगा। यहाँ हम भावनाओं या सहानुभूति पर नौकरी नहीं देते, वरना आप जा सकती हैं। ये कहते हुए वो फिर से फाइल खोलने लगा जैसे बात ख़त्म हो चुकी हो। रूमी ने एक पल अपनी सांस संभाली, फिर कांपती और भीगी आवाज़ में बोली, प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कांटों पर चली हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि पूरी मेहनत करूँगी। सफ़ीर ने फाइल बंद कर दी और फिर से उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में एक सवाल था, एक जिज्ञासा। आखिर ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं? उसने थोड़ा झुककर पूछा। अब लहजा सिर्फ अफसर का नहीं बल्कि व्यक्तिगत लगने लगा था। रूमी कुछ पल चुप रही, पलकों पर आंसू ठहरे थे। सर, मुझे अपने निजी मामले आपको नहीं बताने। मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे इस काम से मत निकालिए। मैं कुछ भी करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा। मैं जान लगा दूँगी, बस एक मौका दे दीजिए। सफ़ीर ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, जैसे सच या झूठ परख रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली, कुर्सी से टेक लगाई और बोला, फ़िलहाल आप जा सकती हैं। रूमी कुछ पल तक खड़ी रही, जैसे इस वाक्य का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। फिर सिर झुकाकर सलाम किया और धीरे धीरे बाहर निकल गई। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा, सिर्फ दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। सफ़ीर ने एक लंबी सांस ली और नज़रें फिर से फाइल पर डाल दी, मगर अब उसकी नज़र फाइल पर नहीं, किसी की आंखों में छिपे दर्द पर थी। शाम का झुकाव आसमान पर हल्की नारंगी चादर बिछा रह चुका था। गली के कच्चे रास्तों से गुजरती वो अपनी धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कदम भारी थे, चेहरा थका हुआ और जहन उलझनों से भरा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो लाउंज में सोफे पर बैठी सवेरा भाभी हाथ में फ़ोन लिए थी, जिनकी आंखों में हमेशा की तरह तंज झलक रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीमे से कहा और नज़र झुकाकर तेज़ी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। सवेरा ने फ़ोन एक तरफ रखकर कहा, अरे वाह, कराइन सैर सपाटे, बड़ी खुश नज़र आ रही हो। लगता है दफ्तर के नाम पर घूमने फिरने का नया बहाना मिल गया है। वो रुक गई, सिर झुकाए, होंठ भींचे, फिर धीमे से बोली, भाभी, दफ्तर से ही आ रही हूँ। सवेरा का ठहाका निकला, पता है हमें तुम्हारी 3rd क्लास नौकरी का। आज 2 औरतें आई थी मोहल्ले से, पूछ रही थी कि तुम्हारी ननंद वापस मायके क्यों आ गई। मैंने भी साफ बता दिया कि सिर्फ वापस नहीं आई बल्कि अब यहीं टिकने आई है। ससुराल से तलाक लेकर निकाली गई है।
और उसकी नौकरी भी बस नाम की है, औकात कुछ नहीं। उसने सिर झुका ही धीमे से कहा, ठीक चल रही हैं भाभी, और अगर इजाज़त दें तो एक गुजारिश और कर सकती हूँ। सवेरा ने तंज से आंखें मटकाई। कहो क्या काम है अब की बार उसने आंखों में नमी लिए नज़र उठाकर बहुत धीमे लहजे में कहा, जब आप किसी को मेरी तलाक के बारे में बताती हैं ना, तो प्लीज़ ये भी सच सच बता दिया करें कि क्यों तलाक हुई थी। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। ये कहते ही उसकी पलकों से आंसू गिरने लगे। उसने और कुछ नहीं कहा, तेज़ी से मुड़ी और अपने कमरे की ओर चल दी। पीछे सवेरा ने नाक से कोड़ी और बड़बड़ाई, ये तो ऐसे ड्रामे करती है जैसे दुनिया की पहली औरत है जिसे शौहर ने मारा हो। बाकी औरतें तो शायद पत्थर की बनी होती हैं, जो मार भी खाती हैं और घर भी नहीं छोड़ती। आई बड़ी पढ़ी लिखी जाहिल। मगर कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करते ही वो लड़की दीवार से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। सन्नाटा और जिल्लत के वो अल्फाज उसके अंदर ऐसे गूंज रहे थे जैसे कोई शीशा पत्थर पर गिरा हो। दफ्तर की सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई थी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, केवल पंखे की आवाज़ और कभी कभी गुजरते कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वह अपनी टेबल पर झुकी हुई आंखों में हल्की थकान के असर लिए किसी फाइल का अध्ययन कर रही थी जब दरवाज़ा खुला और मिस शमीम अंदर आईं। मिस रूही, सर सफ़ीर ने आपको तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है। वह चौंक कर उठी। एक पल को घबराहट उसके चेहरे पर छा गई। फिर जल्दी से फाइल बंद की, खुद को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ गई। शफीर के केबिन में दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई। सामने वह मेज़ के पीछे बैठा हुआ किसी फाइल का बारीकी से जायज़ा ले रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी और सख्ती दोनों साफ नज़र आ रही थीं। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची, घबराते हुए सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर। उसके जवाब से पहले ही शफीर ने गुस्से में फ़ाइल मेज़ पर पटकी और तेज़ आवाज़ में कहा, ये क्या हाल कर दिया है आपने मेरी फ़ाइल का। वह घबरा कर पीछे हट गई, नज़रें झुका ली। कल मिस शमीम ने आपको ये फ़ाइल दी थी कि इसमें कुछ अहम पॉइंट्स ऐड करने हैं और 2 ड्रेसेस 3rd फ्लोर पर पहुंचाने थे। आपने ये दोनों काम किए। सर, वो छुट्टी का समय हो गया था, लाइट्स बंद हो चुकी थी, इसलिए ड्रेसेस नहीं दे सकी। और रही फ़ाइल की बात, तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिसिंग लगे, इसलिए मैंने कुछ और नीचे जोड़ दी थी। सफ़ीर ने गुस्से से कुर्सी पीछे खींचते हुए कहा, किसकी इजाज़त से? मैंने आपसे ये कहा था, जब जो कहा जाए वही कीजिए, अपनी अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वह 2 कदम पीछे हटी, होंठ भींच लिए, आंखों में नमी आ चुकी थी। अगर मेरे ऑफिस में काम करना है तो दिमाग हाजिर रख कर कीजिए, वरना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको यहाँ से निकालने में। वह सख्त लहजे में बोलता हुआ अपनी कुर्सी से उठा, फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये ले जाइए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मिस शमीम से मेरे घर का पता लीजिए, इस फ़ाइल को शाम तक ठीक करके मेरे घर पहुँचाइए। कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर नफ़रत भरे लहजे में बोला, ना जाने कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं लोग, बस बहाना बनाना आता है, काम कुछ नहीं आता। ये कहकर वह बिना एक नज़र देखे बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वह चुपचाप खड़ी रह गई, जैसे ज़ुबान बंद हो गई हो। आंखों में आंसू बल रहे थे, मगर वह खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। एक गहरी सांस ली, फाइल थामी और मेज़ की पीठ से टिक कर आँखें बंद कर लीं। उसकी अना, उसकी इज्जत नफ्स, सब कुछ उस कमरे में कुचला गया था और वह सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर गई थी, सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्की सी सुनहरी चमक बाकी थी, मगर उसके दिल में जैसे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। उसने बोझिल कदमों से खान हाउस के बड़े लोहे के गेट के अंदर कदम रखा। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। एक पल को तो उसका जी चाहा कि फ़ोन निकाले, शमीम को कॉल करे और कहे, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं फ़ाइल नहीं दे सकती, किसी और को भेज दे। लेकिन नौकरी का डर, सुबह सफ़ीर की सख्त बातें और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत की आखिरी बची खुची परत उसे मजबूर कर गई कि वह खुद फ़ाइल लेकर वहां पहुंच जाए। नौकर ने दरवाज़ा खोला और अंदर आने का इशारा किया और उसे चुपचाप लॉन्ज में बिठा दिया। वह निचले होंठ को दांतों में दबाए घबराहट से इधर उधर देख रही थी। चारों ओर की खामोशी उसे और ज़्यादा बेचैन कर रही थी, दिल जैसे गले में आकर अटक गया हो। कुछ मिनट बाद एक नौकरानी उसके पास आई। उसके चेहरे पर ना कोई खास नरमी थी और ना कोई सख्ती। मैडम, सर ने आपको रूम में बुलाया है, ये फ़ाइल आप ऊपर ले जाएं।
नौकरानी ने नरमी से कहा। वह फौरन चौंक गई, जल्दी से फाइल को थामा और जल्दी जल्दी बोली, नहीं प्लीज़ आप ये खुद दे आइए, मुझे देर हो रही है। नौकरानी ने नरमी से सिर ना में हिलाया। माफ़ कीजिए मैडम, सर को ये सब पसंद नहीं। जो जिसका काम है वही करे तो बेहतर होता है। उसे जैसे कुछ कहने के लिए शब्द न मिले। चुपचाप गर्दन झुका ली, गहरी सांस ली और कांपते हाथों से फाइल को मजबूती से थाम लिया। ऊपर कौन सा कमरा? उसने मुश्किल से पूछा। सामने की तरफ दाईं ओर, तीसरा कमरा। नौकरानी ने संक्षिप्त जवाब दिया और वापस लौट गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई, जैसे हर सीढ़ी किसी अनजाने डर का बोझ लिए चढ़ रही हो। राहदारी में हल्की मध्यम रोशनी थी। कमरे के दरवाजे तक पहुंची, फाइल को सीने से लगा लिया। एक पल के लिए सांस रुकी, दिल जैसे पसलियां तोड़ने को बेताब था। हाथ आहिस्ता से दरवाजे पर उठा, बहुत नरमी से, इतनी आहिस्तगी से दस्तक दी कि खुद को भी शक हुआ कि आवाज़ गई भी या नहीं। मगर कुछ ही सेकंड बाद अंदर से सफ़ीर की आवाज़ उभरी आई है। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंतज़ार में ही बैठा हो। वह एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही, फिर जैसे किसी ने उसमें हिम्मत भर दी हो, उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खोला और उसकी हल्की चरमराहट के साथ कमरे में दाखिल हुई। कमरे में सन्नाटा था और सामने सोफे पर सफ़ेद कमीज़ में सजी साबिर आधे आरामदेह अंदाज में बैठा हुआ था। उसकी नज़रें फाइल पर नहीं बल्कि उस लड़की पर टिकी थीं जिसके हाथ काँप रहे थे और कदम हिचकिचा रहे थे। उसने धीरे से फाइल मेज पर रखी और खुद ब खुद 2 कदम पीछे हट गई, जैसे किसी पल वहाँ से निकल भागने का रास्ता ढूंढ रही हो। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह कमरे में आकर सहज महसूस नहीं कर रही थी। सफ़ीर ने उसके कांपते हाथों को गौर से देखा। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आवाज़ का लहजा अब भी गंभीर था। क्या हुआ है आपको? इतनी काँप क्यों रही हैं? उसने नज़रें चुराते हुए जल्दी से बोलने की कोशिश की। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आप फाइल देखें लीजिए, मुझे जाना है, घर में इंतज़ार हो रहा होगा। सफ़ीर ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए नरमी लेकिन ठोस लहजे में कहा, मेरा अभी फ़ाइल देखने का इरादा नहीं है और मैं ही आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ अभी। वह एकदम ठिठक गई, दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। बेख्तियार उसकी आंखें उसकी ओर उठीं। क्या मतलब सर? सफ़ीर ने सोफ़े की पीठ से हटकर सीधे बैठते हुए कहा, मिस, अभी ऑफिशियल टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपके घर वाले इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? वह कोई जवाब नहीं दे सकी, होठ हिले मगर ज़ुबान गूंगी थी। सफ़ीर की आवाज़ में अब तल्खी झलकने लगी थी। सबसे पहले बात, जब मैंने आपसे कहा कि फ़ाइल मेरे घर लेकर आए, आपको वहीं साफ मना कर देना चाहिए था कि ये कंपनी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन आपने मना नहीं किया। आपने शमीम से पता लिया और यहाँ आ गई। और दूसरी बात, सफ़ीर ने ज़ोर देते हुए कहा, जब आपको नौकरानी ने बताया कि मैंने आपको ऊपर बुलाया है, तो आपको साफ मना कर देना चाहिए था। आप क्यों आई मेरे प्राइवेट कमरे तक? आपकी मजबूरी या आपका डर? ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता। अगर आप इतनी कमज़ोर हैं तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। पल भर में जज्बात, एहसास और वक्त सब कुछ बदल गया था। यानी ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान था जिसमें वह एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हो गई थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वह मुश्किल से खुद को संभाले खड़ी थी। आवाज़ गले में अटक गई थी, मगर कुछ कह न सकी। सफ़ीर ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और फिर मेज़ पर हाथ मारकर कहा, यही तरीका है आपका काम करने का? इसी तरह जान लगाकर काम करेंगी आप? वह बस चुपचाप उसे देखती रही। डर, शर्मिंदगी और बेबसी एक साथ उसके चेहरे पर फैल गई थी। कमरे का माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ था। वह कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुला। एक हाफती कांपती नौकरानी दरवाजे में प्रकट हुई। चेहरे पर डर और घबराहट साफ नज़र आ रही थी। सर, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, बेगम साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें सांस नहीं आ रही। सफ़ीर के कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए। एक पल को तो वह जड़ हो गया, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में बेचैनी का तूफ़ान उमड़ आया। वह तेज़ी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे की ओर लपका। रोमी ने उसे इस तरह पागलों की तरह भागते हुए देखा तो वह भी अनजाने में उसके पीछे हो ली। कुछ ही पलों में दोनों नाहिद बेगम के कमरे में दाखिल हुए।
बेगम साहिबा बिस्तर पर अर्ध बेहोशी की हालत में थीं। उनकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। चेहरे पर पीलापन और तकलीफ की लकीरें साफ थीं। अम्मी! सफ़ीर उनके पास झुककर घबराहट में बोल रहा था। अम्मी, आंखें खोलिए, अम्मी प्लीज़। वह उनके चेहरे को थपथपा रहा था, उनके हाथ थामे हुए था, लेकिन नाहिद बेगम की हालत बिगड़ती जा रही थी। रोमी भी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। एक पल के लिए वह जैसे सुन हो गई, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए तेज़ी से कदम बढ़ाए और दोनों के करीब पहुंची। सर, वह सफ़ीर से मुखातिब हुई, आप फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। मैं इन्हें इनहेल करती हूँ, शायद इनकी सांस कुछ देर के लिए बहाल हो जाए। सफ़ीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए फ़ौरन अपने फ़ोन की ओर लपका और इमरजेंसी नंबर डायल करने लगा। रोमी ने झुककर नाहिद बेगम को सीधा किया, उनका मुंह अपने चेहरे के करीब लाकर अपने मुंह से इनहेल करना शुरू किया। इसका अंदाज प्रोफेशनल था, जैसे किसी ने उसे सिखाया हो या जैसे उसने पहले भी ऐसे कई वाक़ये देखे हों। शफ़ीर घबराकर एक तरफ खड़ा कॉल पर बात कर रहा था। जी खान विला, जल्दी, सांस रोक रही है मेरी माँ की, फ़ौरन। उधर रोमी ने पूरी तवज्जो से नाहिद बेगम के सांस लेने की प्रक्रिया को सामान करने की कोशिश जारी रखी। कुछ ही पल बाद नाहिद बेगम के सीने में हल्की सी हरकत हुई, उनकी सांसें बहाल होती महसूस हुई। अम्मी! शफ़ीर ने फ़ौरन झुककर उनके चेहरे को देखा। अम्मी, सुन रही हैं ना आप? नाहिद बेगम ने धीरे धीरे आंखें खोली, उनकी सांस अब कुछ हद तक सामान हो गई थी। रोमी ने राहत की सांस ली और पीछे हट गई। उसी पल घर के बाहर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ गूंजी। शफ़ीर ने तुरंत दरवाज़ा खोला, नर्सिंग स्टाफ अंदर दाखिल हुआ और नाहिद बेगम को आराम से स्ट्रेचर पर शिफ्ट कर लिया गया। शफ़ीर उनके साथ साथ चल रहा था। उसकी निगाहें बार बार रोमी की ओर उठ रही थीं, जो खामोशी से एक किनारे खड़ी सब कुछ देख रही थी। रोमी, वो धीरे से बोला, चलो तुम भी साथ चलो। रोमी ने हाँ में सिर हिलाया और तेज़ी से एम्बुलेंस के पीछे पीछे बाहर निकल गई। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, इस माँ को सलामत रखना। वह खुद अपनी माँ और बेटी को खो चुकी थी, इसलिए वह चाहती थी कि उसके सामने हो रही ये घटना महफूज रहे। अस्पताल का कॉरिडोर खामोशी और बेबसी में डूबा हुआ था। सफ़ेद दीवारें, हल्की रोशनी और दूर कहीं किसी मशीन की बीप की आवाज़ माहौल को और बोझिल बना रही थी। सफ़ीर दीवार से टिक कर खड़ा हुआ था, चेहरा बुझा हुआ, आंखों में खालीपन और हाथ बार बार आपस में उलझते हुए। रोमी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। अचानक सफ़ीर एक झटके से बेंच पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और उसके कंधे कांपने लगे, आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। रोमी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर तेज़ी से उसके पास आकर बैठ गई। उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर हौसला रखिए, अगर आप ही हिम्मत हार गए तो आपकी माँ को कौन संभालेगा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भरोसे से भरी हुई थी। शफ़ीर ने हाथ हटाए, आंखें भीगी हुई थीं। वह बिना उसकी ओर देखे आंखें नीचे किए रुंधे गले से बोला, मिस रोमी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अपने हाथों से अपनी बीवी और बच्चे को खो चुका हूँ, उन्हें मैं बचा नहीं सका। अब अगर माँ को भी खो बैठा तो शायद मैं भी मर जाऊँगा। बस दुआ करो मेरी माँ बच जाए, प्लीज़, कुछ भी हो जाए, उन्हें कुछ ना हो। रोमी का हाथ अब भी उसके कंधे पर था। उसने निगाहें झुकाए हुए धीमे से कहा, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब सुन रहा है, आपकी माँ को कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखिए। अगले ही पल सफ़ीर धीरे से अपना सिर रोमी के कंधे पर रख चुका था। वह चौंकी तो ज़रूर थी, मगर कुछ नहीं बोली। वह लम्हा बोझिल ज़रूर था, लेकिन एक खामोश बेलफ्ज़ सहारा बन गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर हॉल में आए। शफ़ीर एक झटके से सीधा हुआ और रोमी भी फ़ौरन उसके साथ डॉक्टर की ओर बढ़ी। डॉक्टर, कैसी है मेरी माँ? सफ़ीर की आवाज़ में बेकरारी चरम पर थी। डॉक्टर ने शांत लहजे में उन्हें देखा और बोले, शुक्र है, वक्त रहते इनहेल करने की वजह से उनकी हालत बेहतर हो गई है। उन्हें सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी, अगर देर हो जाती तो हालत खतरनाक हो सकती थी। रोमी ने राहत की सांस ली, जबकि सफ़ीर के चेहरे पर भी कुछ उम्मीद जगी। डॉक्टर ने आगे कहा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उन्हें गंभीर डिप्रेशन है। मानसिक तनाव उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। अगर उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा गया तो वह जल्द ही दिल की मरीज़ बन सकती हैं। बेहतर ये होगा कि उन्हें खुली जगहों पर रखें, ऐसी जगह जहां वह सुकून महसूस करें।
अब उन्हें दवा से ज़्यादा प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। शफ़ीर ने तुरंत पूछा, क्या मैं उन्हें घर ले जा सकता हूँ या कुछ दिन यहीं रहना ठीक रहेगा? डॉक्टर ने नरमी से कहा, फ़िलहाल आज रात उन्हें अस्पताल में रहने दीजिए। यहीं पर रखना उनके लिए बेहतर होगा ताकि हम निगरानी रख सकें। अगर सुबह तक हालत स्थिर रही तो आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। सफ़ीर ने हामी में सिर हिलाया। डॉक्टर ने उन्हें कुछ और हिदायतें दी और आगे बढ़ गए। सफ़ीर अब भी चुपचाप खड़ा था। रोमी कुछ पल खामोश रही, फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे सर, मैं अब चलती हूँ। घर पर भाई भाभी इंतज़ार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज़। वह बोलकर रुकी नहीं। अब उसे वहाँ रुकना मुनासिब नहीं लग रहा था। जबकि सफ़ीर ने उसकी पीठ को बहुत गहरी नज़रों से देखा। उन निगाहों में अब ना सख्ती थी ना नरमी, लेकिन एक अपनापन ज़रूर था जो उसने उस अजनबी लड़की में महसूस किया। वक्त धीरे धीरे बीता। डॉक्टर ने अच्छी तरह उनका चेकअप किया और रात तक छुट्टी भी मिल गई। अगली सुबह सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला था। वह पूरी रात अपनी माँ के पास ही रहा। हर पल उन्हें देखता रहा। कई बार नाहिद बेगम ने उसे टोका भी, अरे बच्चे सो जाओ, कब तक जागते रहोगे? मगर वह नहीं सोया। एक डर उसके दिल में घर कर चुका था कि अगर माँ को भी खो दिया तो कौन सा रिश्ता उसके पास बचेगा, और इसी डर ने उससे नींद छीन ली थी। सफ़ीर खामोशी से नाहिद बेगम के बिस्तर के पास बैठक कंबल ठीक कर रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। दवाइयाँ मेज़ पर सजी हुई थीं और एक और ऑक्सीजन सिलेंडर एहतियातन खड़ा था। वह नरमी से कंबल उनके कंधों तक खींचते हुए उनके माथे पर हाथ रखकर बुखार देख रहा था। नाहिद बेगम ने उसका हाथ धीरे से थामा और हल्के से बोली, मैं ठीक हूँ सफ़ीर, क्यों इतना परेशान हो रहे हो बच्चे? अच्छा ये बताओ, कल जिस लड़की ने मुझे इनहेल किया था वो कौन थी? मुझे याद है, एम्बुलेंस में भी वो मेरे हाथ थामे बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी हो। वह एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या कोई नौकरानी थी? सफ़ीर ने एक पल के लिए चेहरा मोड़ा, जैसे इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं। फिर बिना उनकी ओर देखे धीमे आवाज़ में बोला, वो मेरे ऑफिस की नई वर्कर है, रूमी नाम है उसका, लेकिन काम बिल्कुल ढंग से नहीं करती। पहला दिन ही था और ऐसी गलतियां की कि मुझे सख्ती से डांटना पड़ा। वह उठा और शीशे के गिलास में पानी डालने लगा। आवाज़ थोड़ी तेज़ की, जैसे बात बदलना चाहता हो। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ना बात समझती है ना सीखती है। दिल तो करता है अगले हफ्ते ही निकाल दूं। बिल्कुल बेवकूफ़ लड़की है, मगर शायद मजबूर हूँ। नाहिद बेगम ने उसकी बात काटते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम तो ऐसे शिकायतें कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी बीवी हो। शफ़ीर नई है, काम सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तुम भी कभी नए ही थे। सफ़ीर उनके इस तंज पर चौंक सा गया, लेकिन पलटा नहीं। गिलास उनके हाथ में थमाया तो वो नरमी से बोली, अच्छा सुनो, एक काम करो, उसे घर बुलाओ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर वो कल ना होती तो शायद आज मेरी सांस भी ना होती। सफ़ीर ने गड़बड़ाते हुए नज़रें चुराई, अम्मी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद शुक्रिया कह दूँगा। नाहिद बेगम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा, शुक्रिया तुम करो या ना करो, मैं ज़रूर करूँगी। शाम में बुलाओ उसे, और हाँ, उसे बता देना कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही, बस एक माँ का शुक्रिया है। सफ़ीर ने एक लम्हा खामोश रहकर सिर हिलाया, ओके, मैं शाम में कह दूँगा उसे आने के लिए। नाहिद बेगम ने सुकून का सांस लिया और आंखें बंद कर लीं। कमरे में अब सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की हल्की सी सिसकारी थी और सफ़ीर की उलझी सोचें जो खामोशी से उसके चेहरे पर नक्श थीं। कल से वो अपने दिल से बहुत बेजार हो रहा था, जो बार बार उसका चेहरा देखने के लिए हमक रहा था। उसका कल उसकी माँ के लिए जज्बा देख ना जाने क्यों उसे एक अजीब कैफियत में मुब्तला कर गया था। दोपहर के 2 बजे सूरज की रोशनी शीशे की दीवार से अंदर आ रही थी और केबिन में हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। सफ़ीर अपने ऑफिस चेयर पर आधे संजीदा अंदाज में बैठा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस, उसने नज़रें उठाए बिना कहा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और रूमी अंदर दाखिल हुई। हाथ में फ़ाइल थी और चेहरे पर मामूल की घबराहट के बजाय नरमी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वो करीब आकर रुक गई। सफ़ीर ने नज़रें उठाकर उसे देखा और सिर हिलाकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? रूमी ने धीमे लहजे में पूछा। सफ़ीर ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा, जैसे किसी नई वजहत से जांच रहा हो। फिर धीरे से बोला, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने कहा है कि अगर
बर वक्त इन्हेलिंग न की जाती तो कुछ भी हो सकता था। आपका बहुत शुक्रिया रूमी, आपने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। रूमी ने नज़रें झुका ली। सर, मैंने वही किया जो किसी को भी करना चाहिए था। सफ़ीर ने कुर्सी से ज़रा आगे झुकते हुए कहा, अम्मी ने ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने को कहा है, बल्कि वो चाहती हैं कि आप शाम में घर आएँ, उनसे मिल लें। रूमी चौंक गई, नज़रें उठाई और फ़ौरन बोली, सर मैं शायद ना आ सकूं, थोड़ा मुश्किल है। देखिए, सफ़ीर ने नरमी से बात जारी रखी, मैं जानता हूँ आपको कुछ बातों से परेशानी होती है और मैं वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस आपको मेरी वालिदा ने बुलाया है, मुझसे नहीं, उनसे मिलने आ रही हैं आप। वो चंद लम्हे खामोशी से खड़ी रही, उसके चेहरे पर तज़ब्जुब वाज़ेह था। सफ़ीर ने बात को और नरम करते हुए कहा, उनकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है और आपके लिए उनके दिल में ख़ास मकाम बन चुका है। आपका जाना उन्हें खुशी देगा। रूमी प्लीज़। रूमी ने एक नज़र उस पर डाली, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वाकई वो कुछ और नहीं कहना चाहता। ठीक है, उसने आहिस्तगी से कहा, मैं आ जाऊंगी, बस थोड़ा सा लेट हो जाएगा शायद। शफ़ीर के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। आप आएंगी यही बहुत है, मैं बता दूंगा अम्मी को, और शुक्रिया एक बार फिर। रूमी ने सिर हिलाया और धीमे कदमों से केबिन से निकल गई। कमरे में एक खामोश इत्मीनान की सी फिज़ा रह गई थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। शाम की हल्की रोशनी नाहिद बेगम के कमरे में पुरसुकून सी फैली हुई थी। कमरा खासा आरामदेह मगर सादा था। बेड के साथ बैठी नाहिद बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रूमी का हाथ थामा हुआ था, जो उनके सामने झिझकती हुई खामोश बैठी थी। बेटा, मैं दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुम ना होती तो शायद। नाहिद बेगम की आवाज़ रुक गई, आंखों में नमी सी झलकी। शायद मैं अब यहाँ ना होती। तुमने मेरे साथ जो किया वो एक बेटी ही कर सकती है। रूमी ने नज़र उठाकर नरमी से मुस्कुराने की कोशिश की। बेगम साहिबा, मैंने जो किया वो किसी के लिए भी किया जा सकता था। नाहिद बेगम ने उसका हाथ थामकर थोड़ा दबाया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, सच बताओ, तुम बहुत अच्छी हो, शक्ल भी प्यारी है और दिल भी साफ लगता है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? रूमी ने ज़रा चौंक कर उनकी तरफ देखा। जी, शादी हुई तुम्हारी? एक पल के लिए जैसे रूमी के चेहरे पर कोई साया सा गुजर गया। उसकी पलकों ने झुककर उसके अंदर के दर्द को ढक लिया और चेहरे की वो नरमी जैसे किसी खामोश चीज़ से भारी हो गई। जी, शादी हुई थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई। एक बेटी थी, लेकिन उसकी आवाज़ कांप गई, वो भी नहीं रही। नाहिद बेगम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फ़ौरन अपना दूसरा हाथ भी रूमी के हाथ पर रख दिया और धीमे से बोली, ओह बेटा, माफ़ करना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। रूमी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमें कबूल करनी पड़ती है ना। नाहिद बेगम ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत हिम्मत वाली हो रूमी, बहुत कम लड़कियां इतनी बड़ी बात इस सुकून से कह पाती हैं। आजकल तो लोग जो खो देते हैं उसके बाद ज़िंदगी से ही मुंह मोड़ लेते हैं। वो अब कुछ नहीं बोली थी। नाहिद बेगम ने आगे कहा, तुम्हें मालूम है, मेरा सफ़ीर भी एक बच्चे का बाप था, छोटा सा बेटा था उसका और एक बीवी, लेकिन उस लड़की की नादानी और ज़िद की वजह से हम सब कुछ खो बैठे। सफ़ीर ने अपनी आंखों के सामने बीवी और बच्चा दोनों को खो दिया। रूमी की आंखों में हल्की नमी उभर आई। मुझे अफसोस है बेगम साहिबा, बस ज़िंदगी ऐसी ही होती है बेटा, कभी कुछ छीन लेती है, कभी किसी नए चेहरे से उम्मीद जगा देती है। नाहिद बेगम ने उसकी तरफ देखा, तुमसे मिलकर दिल को सुकून मिला है, ऐसी नरमी और तहजीब आजकल कहाँ मिलती है। रूमी ने नज़रें झुका ली, बस कोशिश करती हूँ कि किसी को दुख ना दूँ बेगम साहिबा। नाहिद बेगम ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। तुमने दुख नहीं दिया बेटा, तुम तो खुद हमारे ज़ख्मों पर मरहम रख गई हो। बेटा, एक बात पूछूं? उसने सिर को हाँ में हिलाया। तो वह बोली, तुम्हारी बेटी का इंतकाल और तुम्हारी शादी क्यों टूटी? रूमी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, फिर एक पल रुक कर पूछा, बेगम साहिबा, अगर आप बुरा न माने तो पहले आप बताइए, आपके साथ ये सब कैसे हुआ? नाहिद बेगम के चेहरे पर एक पल को संजीदगी छा गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, जब तुमने अपनी कहानी हमें नहीं सुनाई तो मैं क्यों सुनाऊं? वो मोहब्बत से बोली थी, अंदाज प्यार भरा ही था, मगर रूमी का चेहरा एकदम शर्मिंदगी से झुक गया, होठों पर खामोशी छा गई। वो कुछ पल यूं ही सिर झुकाए बैठी रही, जैसे खुद से लड़ रही हो। फिर धीमे लहजे में बोली,
मेरे मेरे शौहर मुझे मारते थे बात बात पर। शुरू में बर्दाश्त किया, सोचा वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगे, मगर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने सच में खुद को बदला, लेकिन वो नहीं बदले। नाहिद बेगम खामोशी से उसकी बातें सुन रही थीं, निगाहें नरम थीं। रूमी ने आंखों में नमी लिए अपनी बात जारी रखी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन घर में राशन नहीं था, दवा नहीं थी। वो बीमार हुई, पहले बुखार, फिर वही बुखार निमोनिया बन गया। मैं दर दर फिरती रही, मांगा, हाथ जोड़े, मगर वो बच ना सकी। उसकी आवाज़ रुंध गई। वो नज़रें झुकाए दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। फिर मैंने फैसला किया। मैंने सोचा, जिस औलाद के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, जब वही नहीं रही तो उस शख्स के साथ क्यों रहूं। मैंने तलाक ले ली, खुद को आज़ाद कर लिया। नाहिद बेगम ने आहिस्ता से उसका हाथ थामकर मोहब्बत से दबाया। तुम बहुत बहादुर हो रूमी, बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों के साथ रहना अपनी रूह को मारने जैसा होता है। दुख सहो, तकलीफ़ झेलो, लेकिन ऐसे रिश्ते में मत जियो जहाँ इज्जत ना हो। रूमी ने उनकी आंखों में पहली बार एक सच्ची हमदर्दी देखी। चंद लम्हों बाद नाहिद बेगम ने सांस भरी और आहिस्ता से बोली, मेरे सफ़ीर की कहानी भी कुछ कम दर्दनाक नहीं बेटा। उसकी बीवी नम्रा जिद्दी थी, खुदसर। एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ। सफ़ीर ने गाड़ी खुद ना दी तो वो गुस्से में खुद ड्राइव करके बेटे के साथ निकल गई। रूमी का दिल धक से रह गया। गुस्से में, तेज रफ्तारी में ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। वो दोनों एक ही लम्हे में ख़त्म हो गए। मेरे सफ़ीर ने अपनी आंखों के सामने अपने घर का चिराग बुझते देखा बेटा। उनकी आवाज़ कांप गई। रूमी ने उनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। दोनों के दरमियान एक खामोश रिश्ता सा कायम हो गया था। दुख दर्द अब साझे हो चुके थे। खामोशी अब बोझ नहीं थी, एक सहारा बन चुकी थी। मगर दरवाजे की ओट में एक शख्स जो था, जो उस मासूम की कहानी सुनकर दिल ही दिल में एक मजबूत फैसला कर चुका था। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह खामोश और तरतीब में डूबा हुआ था। रूमी हाथ में फ़ाइल थामे धीरे धीरे सफ़ीर के केबिन की तरफ बढ़ी। कदमों में हिचकिचाहट थी और चेहरे पर वही गंभीर संजीदगी जो पिछली रात से उसके साथ थी। दरवाजे को हल्के से खटखटाया और अंदर दाखिल हो गई। सफ़ीर अपनी कुर्सी पर बैठा एक फ़ाइल का अध्ययन कर रहा था। रूमी ने सलाम किया, जिसे उसने केवल सिर हिलाकर स्वीकार किया। उसने हाथ में मौजूद फ़ाइल मेज़ पर रखी और धीरे से बोली, सर, ये वही फ़ाइल है जिस पर आपके दस्तखत ज़रूरी थे। सफ़ीर ने खामोशी से कलम उठाया, फ़ाइल पर दस्तखत किए और फिर उसे वापस कर दिया। रूमी ने फ़ाइल ली, लेकिन जाने से पहले एक पल रुकी। नज़रें झुकाए हुए नरम लहजे में बोली, सर, कल आपकी वालिदा ने मुझे आपकी वाइफ और बेटे के बारे में बताया। मुझे बेहद अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। सफ़ीर की नज़र अब सीधे उसके चेहरे पर थी। रूमी ने अपनी बात जारी रखी, आपकी वालिदा का कहना था कि आप एक मुकाम पर रुके हुए हैं, लेकिन सर, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी माँ के लिए ही सही कोशिश करें। सफ़ीर की आंखों में अब नरमी की जगह एक सर्द सख्ती उभर आई थी। वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका और सख्त लहजे में बोला, क्यों, मैंने आपसे दुआ मांगी है मिस रूमी? रूमी की आंखें एकदम हैरानी से बढ़ी और फिर झुक गईं। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि सफ़ीर की आवाज़ फिर से गूंजी, पहले से कहीं ज़्यादा सख्त, और आप कौन होती हैं जो ऑफिस टाइम में मेरे निजी मामले पर बात कर रही हैं? रूमी ने झिझकते हुए कहा, सॉरी सर, बस दिल से निकला। दिल की बातें अपने पास रखें, वह तेज़ लहजे में काटते हुए बोला, ये दफ्तर है कोई जज्बाती मशवरा या जज्बातों का कमरा नहीं। आइंदा अगर आपने मेरे निजी मामलों में दखल अंदाजी की कोशिश की तो याद रखें, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूमी का चेहरा जैसे एक पल में मुरझा गया। वह तुरंत खड़ी हो गई, फाइल सीने से लगाकर सिर झुकाया और धीरे से बोली, आइंदा ख्याल रखूंगी सर, सॉरी, नाउ गेट लॉस्ट। उसके अल्फाज पत्थर की तरह गिरे। रूमी एक लम्हे को साकित हुई, फिर बगैर कुछ कहे तेज़ी से पलटी और बाहर निकल गई। कमरे में सफ़ीर के चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी, मगर आंखों में एक पल के लिए वो नमी थी जिसे उसने खुद से भी छुपाने की कोशिश की थी। वह हमेशा इस जिक्र पर ऐसे ही हाइपर हो जाता था। शाम के साए चारों तरफ फैल चुके थे। दफ्तर की लाइट्स मद्धम हो चुकी थीं।
कॉरिडोर में फैली खामोशी और हल्की हल्की सरसराहट में रूमी अपना बैग कंधे पर डाले लिफ्ट के सामने आ खड़ी हुई थी। मोबाइल हाथ में था मगर नज़रें कहीं और थीं, जैसे जहन में कोई बेचैनी छुपा बैठी हो। लिफ्ट की रोशनी ऑन करते ही अचानक कदमों की आहट सुनाई दी और वह चौंक कर दाईं तरफ हो गई। सफ़ीर भी खामोशी से आकर उसके बराबर में खड़ा हो चुका था। माहौल की संजीदगी में थोड़ी सी नरमी लाते हुए उसने बिल्कुल सादा लहजे में कहा, हाय, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ, देर हो रही होगी शायद, बारिश का मौसम भी लग रहा है, मुश्किल है आपको कोई गाड़ी मिले। रूमी ने एक लम्हा उसे घूर कर देखा और फिर सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं थैंक यू, मगर मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वह तेज़ी से अंदर चली गई। सफ़ीर ने हल्की सी सांस भरी और ख़ामोशी से उसके पीछे लिफ्ट में आ गया। लिफ्ट के अंदर खामोशी गूंज रही थी, सिर्फ डिजिटल फ्लोर इंडिकेटर की बीप की आवाज़ें थीं। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे, मगर माहौल में एक नज़रों से छिपता तनाव था। कुछ लम्हे बाद जैसे सफ़ीर ने हिम्मत जमा की हो, वह आहिस्ता से बोला, मिस रूमी, आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। वह जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि रूमी गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी और 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोली, आपको किसी भी लहजे में मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सर, मैं आपकी एम्प्लॉय ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कोई हकीर नहीं हूँ। सफ़ीर ने संजीदगी से उसे देखा, जैसे अल्फाज का जवाब ना हो। रूमी की आंखों में नमी उभरती महसूस हो रही थी, मगर वह अपने लहजे पर काबू रखे हुए थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके दुख में आपका सहारा बनना चाहा था। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप मुझे सबके बीच या अकेले में इतना बुरा सुना दें। उसके अल्फाज में दुख भी था और खुददारी भी। वह थोड़ा रुकी और फिर थोड़ा नरम लहजे में बोली, और खुदा के लिए इन बातों के बदले में मुझे जॉब से मत निकालिएगा प्लीज़ सर। ये कहते हुए वह रुक गई, आंखें झुका ली और फिर दरवाजे की तरफ रुक करके खड़ी हो गई। उसी पल लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाज़ा खुला और वह बगैर कुछ कहे बाहर निकल गई। सफ़ीर ने पीछे से सिर्फ सांस ली, गहरी, जैसे कोई बोझ लिए खड़ा हो। लिफ्ट के दरवाजे धीरे से बंद हो गए और वहीं तन्हा वह कुछ लम्हे आंखें मूंदकर खड़ा रहा। वह खामोशी से खान हाउस की तरफ रवाना हो गया था। दिल अजीब कैफियत का शिकार था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों इतना शाउट हुआ, मगर जैसे ही वह घर पहुंचा, उल्टे कदमों से अस्पताल की तरफ भागना पड़ा। उसकी माँ की तबीयत एक बार फिर ख़राब हो गई थी। नाहिद बेगम बिस्तर पर नीम दराज थीं। उनकी सांस लेने में मामूली दिक्कत अब भी महसूस हो रही थी। सफ़ीर उनका हाथ थामे खामोशी से बैठा हुआ था। कुछ लम्हे गुजरे तो नाहिद बेगम ने आहिस्ता से उसका हाथ दबाया। सफ़ीर, मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है, मगर एक माँ की हसरत है कि वह अपने बेटे को हंसता बसता देखे, खुश देख सके। उनकी आवाज़ में भीगी सी विनम्रता घुल चुकी थी। खुदा के लिए सफ़ीर, अब शादी कर लो बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सफ़ीर ने उनकी तरफ देखा, आंखों में एक छुपा हुआ दर्द और बीती तल्ख यादों की परछाई थी। अम्मी, वो धीमी आवाज़ में बोला, एक बार आपके ही कहने पर शादी की थी, नतीजा आपने खुद देख लिया। उस औरत ने मेरी अपनी औलाद को मुझसे छीन लिया। उसकी आवाज़ में टूटा हुआ यकीन झलक रहा था। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि फिर किसी रिश्ते में बंध सकूं। अभी वो और कुछ कहता उससे पहले नाहिद बेगम ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सफ़ीर, क्यों अपनी माँ को जीते जी मार रहे हो? मेरी तो सांसें चल रही हैं, लेकिन दिल कब का मर चुका है। मैं तुम्हें तन्हा नहीं देख सकती। मेरी कमज़ोर आँखों के सामने तुम्हारी तन्हाई एक जहर है बेटा। उनकी आवाज़ रोते रोते कांपने लगी। मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है, बहुत अच्छी है, तुम्हारे काबिल, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। ये जुड़े हुए हाथ देख लो मेरे, अल्लाह के लिए सफ़ीर, शादी कर लो। वो तड़प कर बोली, अम्मी प्लीज़ हाथ नीचे करें। वो धीरे से उनके हाथ थाम कर नीचे करने लगा। किसे पसंद किया है आपने? नाहिद बेगम ने उसके चेहरे की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान और आंखों में आंसू लिए। तुम्हारी एम्प्लॉय रूमी, वही जो उस दिन तुम्हारे साथ आई थी, मेरी जान बचाई। वो लड़की बहुत कुछ सह चुकी है, लेकिन फिर भी बावकार है, नेक दिल है। सफ़ीर के चेहरे पर सन्नाटा छा गया, आंखों में हैरानी और माथे पर उलझन की लकीरें उभर आईं। तो वो कुछ नहीं बोला। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हो,
नाहिद बेगम ने हल्के से कहा। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर सफ़ीर ने गहरी सांस ली। वो राज़ी नहीं होगी अम्मी। नाहिद बेगम ने फ़ौरन कहा, तुम बुलाओ उसे, मैं खुद बात करूँगी। और ने कहा, अभी के अभी होगा। सफ़ीर ने उन्हें हैरत से देखा, जैसे इस जिद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके लहजे की संजीदगी और आंखों की नमी ने उसे खामोश कर दिया। उसने जेब से फ़ोन निकाला और आहिस्ता से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे। ये कहकर वो बाहर चला गया। आधे घंटे बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और रूमी हड़बड़ाई हुई अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा परेशान था, कदम लड़खड़ाते, हाथ में एक फ़ाइल थामे हुए, जैसे लफ्ज़ और जज्बात दोनों उसके अंदर उलझे हुए हों। वार्ड के एक तरफ सोफे पर सफ़ीर बैठा था, सर झुकाए, हाथ आपस में भींचे हुए। उसकी नज़र जैसे दरवाजे पर ही जमी थी, जो रूमी के दाखिल होते ही उस पर पड़ी। रूमी ने आहिस्तगी से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम सर। सफ़ीर ने सर उठाया, एक पल को बस उसे देखता रहा, फिर हल्के से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो बिना दूसरी नज़र डाले सीधा नाहिद बेगम की तरफ बढ़ी। रूमी ने उनका हाथ थामा। बेगम साहिबा, आप अब कैसी हैं? तबीयत बेहतर है ना? नाहिद बेगम ने नरमी से उसके हाथ को दबाकर कहा, बेहतर हूँ बेटा, तुम्हारी दुआओं से। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर उन्होंने धीरे से रूमी की आंखों में देखा। बेटा, एक बात करनी है तुमसे, दिल से और माँ बनकर। रूमी ने हिचकिचाते हुए सर झुका लिया। जी फरमाइए। तुम्हारी ज़िंदगी भी एक शख्स ने बर्बाद की और मेरे बेटे की ज़िंदगी भी एक गलत फ़ैसले ने छीन ली। उनकी आवाज़ में नमी आ चुकी थी। मगर ज़िंदगी ये बार बार मौका नहीं देती। जो कुछ गया वो किस्मत थी, मगर जो सामने खड़ा है वो तुम्हारा इख्तियार है। वो बात को ज़्यादा घुमा नहीं रही थी, सीधे अपने मकसद पर आई थी। रूमी ने थोड़ा पीछे होकर अपनी नज़रें चुराईं। बेगम साहिबा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं टूट चुकी हूँ। मैं सिर्फ़ एक साया हूँ। नाहिद बेगम ने उसकी उंगलियां थाम कर जोर दिया। तुम एक माँ हो, बेटी खो चुकी हो, मगर माँ होना तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जो माँ होती है वो टूटती नहीं, जुड़ती है, जोड़ती है। रूमी ने मुश्किल से आंसू रोके। पर बेगम साहिबा, मैं उनके लायक नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं सिर्फ बस बेटा। नाहिद बेगम ने नरमी मगर मजबूती से बात काट दी। मैं माँ हूँ, जानती हूँ कौन अच्छा है, और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हो। सफ़ीर के अंदर बहुत दर्द है और तुम उस दर्द को समझ सकती हो। सफ़ीर ने पहली बार नज़र उठाकर रूमी को देखा। वो नज़रें किसी ज़िद या हक की नहीं थी, बल्कि एक खामोश इल्तिजा थी। रूमी का दिल जैसे एक पल को साकित हुआ और फिर धीरे धीरे धड़कने लगा। वो सफ़ीर के चेहरे को देखती रही, फिर नाहिद बेगम की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर सिर्फ दुआ थी, सिर्फ उम्मीद। कई लम्हों की खामोशी के बाद, जैसे खुद से हार मानते हुए, रूमी ने थोड़ा सा सर झुकाकर बहुत धीमे लहजे में कहा, अगर ये आपकी खुशी है तो मैं राज़ी हूँ। नाहिद बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रूमी का हाथ चूम लिया। सफ़ीर ने बेख्तियार आंखें बंद करके गहरी सांस ली और पहली बार जैसे दिल के किसी कोने में रोशनी का हल्का सा चिराग जल उठा। रूमी चाहती थी कि उसे किसी का साथ मिले, मगर उसे नहीं मालूम था कि कुदरत उस पर इतना मेहरबान हो जाएगी कि इतने बड़े CEO का रिश्ता उसके लिए आ जाएगा। उसने अपने भाई को बताने के बारे में सोचा था, मगर जानती थी कोई फ़ायदा नहीं। कितनी ज़िल्लत वो दोनों मियाँ बीवी उसे देते थे, इसीलिए वो खामोश रही थी। और फिर वही हुआ जो तय पाया था। उन दोनों का निकाह उसी अस्पताल में सादगी से हो गया था। कमरे में हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था। छत से लटकते पीले लैंप की रोशनी दीवारों पर खामोश साए बना रही थी। रूमी अपने दुपट्टे को बार बार संभालते हुए चुपचाप बेड के किनारे बैठी थी। उसकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी, जैसे उसके भीतर का बेचैन दिल उनमें कैद हो गया हो। कुछ पल बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और सफ़ीर अंदर आया। रूमी ने नज़रें नहीं उठाईं, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम पास आते गए, वह जल्दी से खड़ी हो गई। वो अब ठीक उसके सामने था। कुछ ही कदम का फासला, लेकिन हवा में असमंजस, खामोशी और सवालों का बोझ था। सफ़ीर ने नर्म लहजे में कहा, बैठ जाइए। रूमी ने एक पल उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दिल की धड़कनों की आहट थी। सफ़ीर ने गहरी सांस ली और कहा,
आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मुझे पता है आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ गुजरा है और मेरा अतीत भी आसान नहीं रहा, लेकिन आज उन बातों से बचें तो बेहतर होगा। आपने आज मेरी माँ के लिए जो किया उसने मेरे दिल में आपके लिए बेहद इज्जत पैदा कर दी है। ये रिश्ता मेरे लिए एक एहसान है, शायद मैं ज़िंदगी भर इसे चुका ना सकूं। रूमी ने नज़रें झुका ली, फिर धीमे से बोली, मैंने ये कदम सिर्फ आपकी माँ के लिए उठाया है। अगर वो बीमार ना होती और इतनी मोहब्बत से ना कहती तो शायद मैं कभी दोबारा शादी का सोचती भी नहीं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अभी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूँ। सफ़ीर ने सर हिलाया, बिल्कुल, जितना वक्त चाहिए लीजिए, मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा, आप बेड पर आराम से सोइए। रूमी ने नरमियत से इनकार में सिर हिलाया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सो सकते हैं, यह आपका कमरा है, मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए, अभी दिल और दिमाग में बहुत कुछ सुलझाना है। सफ़ीर चुप हो गया, उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी, ना कोई ज़बरदस्ती, ना कोई दबाव, बस एक इज्जत से भरी खामोशी। वह बेड के दूसरे किनारे पर जाकर बैठा, कमरे में फिर से सुकून लौट आया। दो लोग, दो कहानियाँ और एक नया आगाज़, धीमी रफ्तार से मगर सच्चे इरादों के साथ। 2 दिन बाद नाहिद बेगम के कमरे में एक सुकून भरा माहौल था। रूमी उनके पास बैठी उनके पाँव दबा रही थी और सफ़ीर बगल में चुपचाप अपनी माँ के चेहरे के हाव भाव देख रहा था। तभी बाहर से तेज आवाज़ आई, कहाँ है मेरी बहन, निकालो बाहर उसे। रूमी का दिल कांप गया, वो आवाज़ पहचान गई थी, वसीम भाई, उसने खुद से कहा और घबरा कर बाहर की तरफ दौड़ी। नाहिद बेगम ने सफ़ीर से कहा, जाओ देखो क्या हो रहा है। सफ़ीर तेज़ी से उसके पीछे दौड़ा। सामने लॉन में वसीम गुस्से में पागल हो रहा था। बेवफा, मैंने अपनी बीवी से लड़ाई की तेरे लिए, तुझे पति से छुड़वाया और तू आज गैर मर्द के घर में रह रही है, मार डालूंगा। उसने हाथ उठाया ही था कि सफ़ीर बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए ठंडे लहजे में कहा, अपना हाथ नीचे रखो और ज़ुबान संभाल कर बात करो। वसीम चिल्लाया, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला, ये मेरी बहन है। सफ़ीर ने नरमी मगर रौबदार आवाज़ में कहा, ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है और मेरे घर में मेरी बीवी पर आवाज़ उठाने की इजाज़त किसी को नहीं, ना हाथ उठाने की, ना बेइज्जती करने की। वसीम थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, मैं भाई हूँ, पूछ सकता हूँ। सफ़ीर ने कड़क आवाज़ में कहा, बिल्कुल पूछो, बट इज्जत से, अदब के दायरे में, हाथ उठाकर या चीख कर नहीं, क्योंकि अब ये मेरे नाम की इज्जत है और मैं अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देता। चाहो तो पुलिस बुला लेता हूँ अभी, ताकि तुम्हारा तरीका भी सबके सामने आ जाए। वसीम की निगाहें झुक गईं, उसके चेहरे पर डर उतर आया था। वो जान चुका था कि सफ़ीर कौन है और कितना ताकतवर है। वो कुछ देर बाद वो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। सफ़ीर ने पीछे मुड़कर देखा तो रूमी सन खड़ी थी, आंसुओं से भरी आंखों में खामोश दर्द था। वह तेज़ी से उसके पास आया, उसके आंसू पोंछे और नर्म लहजे में बोला, हर जगह आंसू बहाने से मसले हल नहीं होते बेगम, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और जब तक जिंदा हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। रूमी ने आंसुओं के बीच सर हिलाया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सफ़ीर ने उसका चेहरा थामा और उसके माथे पर प्यार से एक बोसा दिया। रूमी की सांस जैसे थम सी गई, वो झेंप गई, निगाहें झुका ली, मगर दिल में पहली बार सुकून उतरा, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके दिल को पनाह दी हो। मैं हूँ ना, अब मत रो, कहते हुए वह उसे सीने से लगा चुका था और रूमी ने इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।